वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बेसिक कंसोलिडेशन के टॉपिक में एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन करेंगे। ऑटम 2014 की अटेम्प्ट से क्वेश्चन का टाइटल है अल्फा लिमिटेड और डाटा है कि द फॉलोइंग समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन परटेन्स टू अल्फा लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी डेल्टा लिमिटेड एज एट 30 जून 2014। तो जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, करंट एसेट्स, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग और करंट लाइबिलिटीज, यानी मिनिमम पॉसिबल डाटा जैसे क्वेश्चन में हो सकता है तकरीबन वैसा डाटा है। उसके बाद कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन हैं जिनको एक थोड़ा सा ब्रीफली रिव्यू कर लेते हैं। कि पहले तो देख लेते हैं कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या होगा। हमारा पर्सपेक्टिव है कि हमने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है 30 जून 2014 को इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS। तो पहली जो पॉइंट है वो है एल एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन डीएल ऑन 1 जुलाई 2013, यानी एक साल हुआ है जब रिटेन अर्निंग 140 मिलियन की थी। तो इससे हम प्री और पोस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। फेयर वैल्यू जो है वो इक्वल टू कैरिंग वैल्यू थी, यानी इसमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। बोथ कंपनीज डेप्रिशिएट इक्विपमेंट एट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। ओके, ऑन 30 जून एल सोल्ड सर्टन इक्विपमेंट टू डीएल एज डिटेल्ड बिलो। तो कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और सेल प्रोसीड्स दी हुई है। तो इसमें हम जो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन होने की वजह से जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसका इम्पैक्ट लेंगे, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन का कोई इफेक्ट अभी नहीं आएगा क्योंकि जो ट्रांजैक्शन है वो ईयर एंड पर हुई है। तो डेप्रिसिएशन के इम्पैक्ट का कोई टाइम नहीं है जिस पर वो अप्लाई हो। उसके बाद इंफॉर्मेशन 3 है कि इंटर कंपनी सेल ऑफ गुड्स आर इनवाइस्ड एट मार्कअप ऑफ 20%। तो रेलिवेंट डिटेल्स हैं कि एल की इन्वेंट्री में वो गुड्स हैं जो डीएल से परचेज की थी, तो डीएल के प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करेंगे। फिर डीएल की इन्वेंट्री इंक्लूड गुड्स परचेज फ्रॉम एएल, तो यहाँ पर जो एएल सेलर है तो इसके प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करेंगे। और रिसीवेबल फ्रॉम डीएल इन एज पर एएल बुक और पेबल टू एएल एज पर डीएल बुक। तो ये इंट्रा ग्रुप जो रिसीवेबल पेएबल का बैलेंस है ये भी कैंसिल करेंगे हम। 19 का ये मैच कर रहा है, इसका मतलब है कि इन ट्रांजिट कोई आइटम नहीं है। फिर लॉन्ग टर्म लोन के बारे में बताया हुआ है कि लॉन्ग टर्म लोन वाज ग्रांटेड टू डीएल। जो ऊपर ये लॉन्ग टर्म लोन आ रहा है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा इंटर ग्रुप होने की वजह से। इट इज़ रीपेबल आफ्टर 5 years एंड कैरीज इंटरेस्ट एट 12% पर एनम, पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर ईच ईयर। तो यानी इंटरेस्ट का भी कोई इशू नहीं है। ये नहीं बताया हुआ कि अगर तो ये कहा होता ना कि इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ फिर तो हम कर लेते कोई एडजस्टमेंट, लेकिन अगर इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड हुआ हुआ है और अगर पे भी हुआ हुआ है तो इसका मतलब है कि फिर उसकी कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर तो इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल होता तो उसको भी कैंसिल करते, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है। फिर ये बताया हुआ है कि एल वैल्यूज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट द एक्विजिशन डेट एट इट्स फेयर वैल्यू विच वाज ₹80 मिलियन। तो एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं, ये फुल गुडविल का एक क्वेश्चन है। तो इस बेसिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जब हम आंसर डेवलप करेंगे तो उसमें एंटिटी का नाम लिखते हैं अल्फा लिमिटेड। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं हम एज एट 30 जून 2014। इसमें जो हमारी मेन हेडिंग्स होंगी उनको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने नॉन करंट एसेट्स को बनाना है। उसके बाद करंट एसेट्स। फिर क्योंकि करंट एसेट्स डिटेल नहीं दी हुई, जिस तरह इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश, एक ही लाइन दी हुई है तो उसमें कोई एक ही जगह पे सारी एडजस्टमेंट कर देंगे। इसके बाद इक्विटी। इक्विटी के बाद हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ ले लेंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन्स का जो है वो बताया हुआ है। और फिर करंट लाइबिलिटीज़ भी ले लेंगे। तो ये ब्रीफली हमने एक फॉर्मेट बना लिया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। इसमें जहाँ जहाँ फिगर्स इनकॉर्पोरेट होनी होंगी उसको करेंगे। और फिर अब वर्किंग्स का फॉर्मेट भी बना लेते हैं। हमारी टिपिकल जो है 5 वर्किंग्स जो बनती हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में एसोसिएट नहीं है तो 5 वर्किंग्स बनेंगी, तो उनका फॉर्मेट बना लेते हैं। पहली वर्किंग हमारी है ग्रुप स्ट्रक्चर पे। फिर हमारी वर्किंग जो है वो नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी पे बनेगी, जिसमें हम एट एक्विजिशन डेट, पोस्ट एक्विजिशन और जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट है उसकी वैल्यूज़ को देखेंगे। उसके बाद हम वर्किंग 3 बनाएंगे विच वुड बी अबाउट गुडविल। फिर वर्किंग 4 जो है वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पे बनेगी। और वर्किंग 5 बनेगी ग्रुप रिटेन अर्निंग्स पर।
तो ये वर्किंग्स का भी हमने सिंपल फॉर्मेट बना लिया, यानी जिसमें जस्ट वर्किंग्स को लिस्ट किया है, ताकि जब हम साथ के साथ डाटा को इनकॉर्पोरेट कर रहे हों तो उसमें हम इजीली इसको जो है इसमें मूव अराउंड कर सकें। तो क्वेश्चन के डाटा को देखते हैं और वहाँ से अब फिगर्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। फॉर्मेट बनाना हमारा पहला स्टेप होता है। सेकंड स्टेप हमारा होगा कि हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की जो फिगर्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे, लेकिन उसके साथ ही हमें कुछ बेसिक चीज़ें इस्टेब्लिश कर लेनी चाहिए वर्किंग वन ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर के लिए। तो हम उसको इस्टेब्लिश कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी सब्सिडरी का नाम क्वेश्चन में बताया हुआ है, डेल्टा लिमिटेड। इसके बाद एक्विजिशन डेट हमें चाहिए। तो एक्विजिशन डेट जो है वो क्वेश्चन में बताई हुई है, 1 जुलाई 2030। फिर हमें पेरेंट की ओनरशिप की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो ये बताया हुआ है कि पेरेंट ने 2 मिलियन शेयर एक्वायर किए हैं, जबकि सब्सिडरी के जो टोटल शेयर्स हैं वो 250 मिलियन के हैं, और 100 रुपीज़ का एक शेयर है, तो 250 डिवाइड बाई 100 वुड बी 2.5 मिलियन शेयर्स। तो हमने 2.5 मिलियन में से 2 मिलियन शेयर लिए हुए हैं, तो इससे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट वुड बी 80%। और इसका मतलब है कि जो हमारे पास नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है दैट इज़ 20%। और गुडविल का मेथड क्वेश्चन में हमें जिस तरह, क्योंकि एनसीआई एट फेयर वैल्यू बताई हुई है, तो उस वजह से गुडविल का मेथड फुल गुडविल पर होगा। तो ये वर्किंग वन बनाने के बाद अब हम क्वेश्चन के डाटा में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 460 एंड 200। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिफ्लेक्ट करेंगे 460 एंड 200। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो ये गुडविल की वर्किंग में यूज होगी, वर्किंग 3 में। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड टू डीएल दिया हुआ है 30 का, तो इसको नॉन करंट एसेट्स में भी लिख लेते हैं फिर, ताकि कैंसिलेशन जब होगी तो वो बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे, गुडविल की जगह छोड़ देते हैं। इसके बाद करंट एसेट्स दिए हुए हैं 595 और 400 के, तो लाइन बाय लाइन सिंपली ऐड करते जा रहे हैं हम। फिर शेयर कैपिटल है पेरेंट का 600। तो जो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम सिर्फ पेरेंट का शो होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, तो शेयर कैपिटल हम पेरेंट का मेंशन कर देंगे 600। और सब्सिडरी की फिगर है 250। तो ये हम बेसिकली नोट कर लेंगे नेट एसेट्स के अंदर, क्योंकि नेट एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी, तो इक्विटी के जो आइटम्स हैं वो वर्किंग 2 में जाते हैं। तो शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर 250 है, और क्योंकि चलें फिर इसको बाद में डिस्कस करेंगे जब हम वर्किंग्स को कंक्लूड कर रहे होंगे। फिर रिटेन अर्निंग है पेरेंट की 325 और सब्सिडरी की 200। तो पेरेंट की जो रिटेन अर्निंग है वो ग्रुप रिटेन अर्निंग में डायरेक्ट जाएगी पूरी 100%, 325। और जो सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर हमें गिवन है, तो इस कॉलम में लिखेंगे दैट इज़ 200। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दी हुई हैं 272 की, इनको नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर मेंशन कर देते हैं। देन हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ हैं 378 की, तो इसको करंट लाइबिलिटीज़ में मेंशन कर देंगे। तो जब हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस की जो इनिशियल डाटा है वो इनकॉर्पोरेट हो गया, तो अब हम एडजस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं और वहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको स्टेप वाइज हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो पहली इंफॉर्मेशन हम देखते हैं, AL acquired investment in DL on 1 July 2000 when retained earnings of DL were rupees 140 million.
एंड द फेयर वैल्यू ऑफ डीएल्स नेट एसेट वाज इक्वल टू देयर कैरिंग वैल्यू। फेयर वैल्यू क्योंकि कैरिंग वैल्यू के इक्वल थी तो उसकी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन डेट पता चल गई है, तो इसको हम अपनी वर्किंग में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो एक्विजिशन डेट पर वैल्यू है 140 और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर वैल्यू है 200। तो 200 और 140 का डिफरेंस हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन आ जाएगा 60। इसके बाद सेकंड इम्पैक्ट है, both the companies depreciate equipment at 10% on straight line basis on 30th June 2014। तो ईयर एंड पर क्योंकि ट्रांजेक्शन हो रही है तो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट नहीं आएगा। AL sold certain equipment to DL as detailed below। तो कॉस्ट 40 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30 है, जिसका मतलब है कि कैरिंग अमाउंट हो जाएगी 10 और सेल प्रोसीड्स 25 की हैं। तो 15 का अनरियलाइज प्रॉफिट है इस ट्रांजेक्शन के अंदर, और इसका जो इम्पैक्ट है वो ये होगा कि 15 से सेलर का हम प्रॉफिट कम करेंगे। अब सेलर कौन है? AL यानी अल्फा लिमिटेड पेरेंट एंटिटी। तो वर्किंग 5 में जाएंगे। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट नॉन करंट एसेट्स में, क्योंकि पेरेंट सेलर है, तो 25 की सेल प्रोसीड्स, 10 की बुक वैल्यू, तो 15 से हम पेरेंट का प्रॉफिट रिवर्स कर देंगे। और इसका सेकंड इम्पैक्ट ये होगा कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर भी हमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में से 15 माइनस करने चाहिए। इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं। तो इंटर कंपनी सेल्स ऑफ गुड्स वगैरह दी हुई हैं, मार्कअप 20% का है, तो इसका मतलब है 20/120 करके जो भी हम प्रॉफिट निकालेंगे अमाउंट से। तो AL की इन्वेंट्री में गुड्स इंक्लूड हैं जो कि DL से परचेज की गई थी 27 की। इसमें सेलर है DL यानी सब्सिडरी, तो ये एडजस्टमेंट हमारी वर्किंग 2 में जाएगी। ट्वेंटी सेवन का 20/120 जो मार्कअप की अमाउंट है, दैट इज 4.5। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर भी इसका इफेक्ट यही होगा। साथ ही हम ज़रा भी शेयर कैपिटल का कर लेते हैं। शेयर कैपिटल एक्विजिशन डेट पर भी सेम ही कंसीडर होगा, क्योंकि ये अलग से बताया तो नहीं गया, लेकिन ऑब्वियस बात है कि शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं आ रहा होता ओवर द पीरियड, अनलेस के बड़ा क्लियरली किसी क्वेश्चन के अंदर बता दिया जाए। सो ये एडजस्टमेंट हमने जो रिकॉर्ड की, इसका एक इम्फेक्ट तो हमारा आ गया वर्किंग 2 में। दूसरा इफेक्ट इन्वेंट्री के ऊपर भी जाना चाहिए, तो इन्वेंट्री को भी हमें कम करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेंट्री तो अलग से शो नहीं हो रही, तो हम जहाँ पे करंट एसेट्स को शो कर रहे हैं वहाँ पर हम ये सेम अमाउंट का इफेक्ट ले लेंगे 4.5 का। फिर वो इन्वेंट्री भी है जो DL की इन्वेंट्री में शामिल है, और वो परचेज फ्रॉम AL है, 24 की अमाउंट है, और इसमें जो सेलर है वो AL है, यानी ये पेरेंट के रिजर्व में वर्किंग 5 में इफेक्ट आएगा। ट्वेंटी फोर 20% मार्कअप तमाम ट्रांजेक्शन्स के लिए, ये अमाउंट हमारी बन जाती है 4 की। सेम इम्पैक्ट इन्वेंट्री में भी आएगा, तो करंट एसेट्स के अंदर से 4 माइनस कर देंगे। इसके बाद पेएबल और रिसीवेबल हैं AL और DL के दरमियान। तो जो रिसीवेबल और पेएबल दोनों में से हम 19 की अमाउंट कैंसिल कर देंगे। तो करंट एसेट्स में से भी हमने 19 कैंसिल करना है, और करंट लाइबिलिटीज़ में से भी। इसके बाद इंफॉर्मेशन नंबर 4 पर जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म लोन जो है वो DL को ग्रांट किया गया 1 जुलाई 2013 को, तो ये भी इंट्रा ग्रुप आइटम है, इसे भी कैंसिल होना चाहिए। अब इसकी कैंसिलेशन कैसे होगी कि एक तो ये लॉन्ग टर्म लोन एसेट के तौर पर शामिल किया हुआ है, क्योंकि AL ने तो लोन दिया हुआ है, उसके लिए एसेट है, तो 30 हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। और सेम अमाउंट जो है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में से
डीएल की भी निकाल दी जाएगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 जो लास्ट पॉइंट है, उसमें ये बताया हुआ है कि एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं और वो एनसीआई गिवन है 80 मिलियन की, तो इसे हम अपनी वर्किंग्स में मेंशन कर देंगे। एक तो गुडविल की कैलकुलेशन के अंदर इसको मेंशन किया जाएगा कि एनसीआई एट एक्विजिशन जो है वो हमें फेयर वैल्यू पर लेनी है और वो फेयर वैल्यू गिवन है 80 की। और दूसरा एनसीआई की जो हमें कैलकुलेशन करनी है वर्किंग 4 के अंदर, उसके अंदर भी हम सेम अमाउंट मेंशन कर देंगे। सो ये यहाँ तक रिकॉर्ड करने के बाद क्वेश्चन का डाटा तो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारा काम ये है कि हम टोटल्स की तरफ चलें। तो स्टेप वाइज हम जो टोटल्स चल करेंगे उसमें हम पहले वर्किंग्स का टोटल कर लेते हैं। वर्किंग 1 में तो कोई टोटल इन्वॉल्व नहीं होता, वर्किंग 2 का टोटल करते हैं। तो एक्विजिशन डेट पर 390, पोस्ट एक्विजिशन का टोटल हमारे पास आ रहा है 55.5 और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर आ रहा है 445.5। बेसिकली हमें ज़रूरत तो एक्विजिशन डेट की वैल्यू की होती है और पोस्ट एक्विजिशन की होती है, लेकिन क्वेश्चन में डाटा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट का दिया हुआ होता है, तो फिर उससे हम बाजू का इन फिगर्स को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट वर्किंग की तरफ चलते हैं, तो टोटल कर लेते हैं जो इन्वेस्टमेंट हमने और एनसीआई ने मिलकर की हुई है, उसका टोटल बनता है 420। इसमें से हमने लेस करना होता है नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है 390 के। तो वर्किंग 2 से फिगर ले लेंगे 390 की, और हमारे पास फिर गुडविल की वैल्यू आ जाती है 30। तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हम गुडविल रिफ्लेक्ट कर देंगे वर्किंग 3 के रेफरेंस से। उसके बाद नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की तरफ आते हैं। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में एनसीआई एट एक्विजिशन के अलावा दो पॉसिबल एडजस्टमेंट होती हैं। एक इम्पेयरमेंट की होती है, वो तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो हम एनसीआई का शेयर लेंगे पोस्ट एक्विजिशन का। तो वो बेसिकली पोस्ट एक्विजिशन हमें वर्किंग 2 से लेना है, उसका n परसेंटेज। तो 55.5 का n परसेंटेज मतलब 20%, तो दैट अमाउंट वुड बी 11.1। और हम टोटल करते हैं तो एन सी आई 91.1 बनता है। तो एन सी आई को भी हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं वर्किंग 4 के रेफरेंस से। देन हम वर्किंग 5 की तरफ आते हैं। तो वर्किंग 5 में हमें एक इम्पैक्ट और लेना होता है हमेशा, वो है सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन जो प्रॉफिट है उसमें पेरेंट का शेयर। तो दैट वुड बी पोस्ट एक्विजिशन जो है दैट इज़ 55.5 और उसमें पेरेंट का शेयर 80% है। तो 55.5 का 80% लेंगे, दैट वुड बी 44.4। सिंपली टोटल कर लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 350.4। ये हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मेंशन कर देंगे। अब हमारी वर्किंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं और उनका इफेक्ट भी हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ले लिया। तो बाकी फिगर्स के टोटल्स की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का टोटल करते हैं, 460 + 200 - 15 वुड बी 645। लॉन्ग टर्म लोन तो कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएगा। नॉन करंट एसेट्स का टोटल करते हैं, दैट वुड बी 675। करंट एसेट्स 595 + 400 - 4.5 एंड -4, ये इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट थी। और 19 का जो रिसीवेबल कैंसिल हमने किया, तो दैट वुड बी 967.5 और टोटल हमारे पास आ जाता है 1642.5। अब इक्विटी में अमाउंट्स हमारी कैलकुलेट हो चुकी हैं, तो इसका टोटल कर लेते हैं, दैट वुड बी 1041.5। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ 200 + 72 - 30 की कैंसिल की हमने 242। और करंट लाइबिलिटीज़ में 300 + 78 में से 19 का पेएबल कैंसिल किया 359। तो टोटल कर लेते हैं these three amounts, basically 1642.5, जो कि हमारी एसेट साइड से मैच कर रहा है। वेलकम टू एबीसी कैंपस।
आज हम बेसिक कंसोलिडेशन का एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं आटम 2016 के अटेम्प्ट से, और इस क्वेश्चन का टाइटल है यासिर लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन की डिटेल्स देखते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ यासिर लिमिटेड एंड बिलाल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। तो हमें एसेट्स की डिटेल दी हुई है, जिसमें फिक्स एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन बीएल है, लोन टू बीएल है, यानी जो दोनों चीज़ें जो हैं वो वाईएल की बुक्स में नज़र आ रही हैं। विच शोज के इन्वेस्टमेंट जो है वो वाईएल ने की हुई है और इन्वेस्टमेंट बीएल में हुई हुई है। स्टॉक इन ट्रेड, अदर करंट एसेट्स और कैश एट बैंक का आइटम गिवन है। उसके बाद इक्विटी और लाइबिलिटीज़ के अंदर शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, लोन फ्रॉम वाईएल जो है वो शो रहा है, लेकिन ये मैच नहीं हो रहा, जिसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कैश इन ट्रांजिट होगा। उसके बाद क्रेडिटर्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ गिवन है। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन को तरह से देखते हैं और रिक्वायरमेंट को भी पढ़ लेते हैं साथ ही, ताकि उस कॉन्टेक्स्ट में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देखें। तो रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट एज एट 30 जून 2016। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। सो एडिशनल फॉर्मेशन के मुताबिक ऑन 1 जुलाई 2014 वायल एक्वायर्ड 75% शेयर ऑफ बीएल एट ₹18 per share. On the acquisition date, fair value of BL net asset was equal to its book value except for an office building whose fair value exceeded its carrying value by ₹12 million. Both companies provide depreciation on building at 5% on straight line basis. So जो एक्विजिशन की डेट है वो है, और वो 2 years अगो की है, तो 2 साल हो चुके हैं एक्विजिशन को। फिर ईयर वाइज नेट प्रॉफिट्स दिए हुए हैं दोनों कंपनीज के। थर्ड इन्फॉर्मेशन में इंटर कंपनी सेल्स दी हुई हैं, स्टॉक में कितनी शामिल है, उसकी प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। इन्फॉर्मेशन नंबर 4 में इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड का बताया हुआ है। तो बेसिकली हमें जो प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन नंबर 2 और इंफॉर्मेशन नंबर 4, इनको कंबाइन करके हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकेंगे। इंफॉर्मेशन 5 में लोन से रिलेटेड अमाउंट बताई हुई है, और ये बताया हुआ है कि उस पर इंटरेस्ट रेट क्या है। इसमें इन ट्रांजिट आइटम भी आएगा, जैसे है कि ऑन 30 जून 2016 बीएल इशूड अ चेक ऑफ ₹5.92 million विच वाज रिसीव्ड बाय वायल ऑन सेकंड। वायल वैल्यूज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एट इट्स फेयर वैल्यू, यानी फुल गुडविल मेथड है। और उसके बाद इम्पेयरमेंट टेस्ट ने इंडिकेट किया है कि गुडविल ऑफ बीएल वाज इम्पेयर्ड बाय 10% ऑन 30 जून 2016। देयर वाज नो इम्पेयरमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये 7 एडजस्टमेंट पॉइंट्स गिवन है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो हमेशा की तरह यही होगा कि हम सबसे पहले फॉर्मेट और वर्किंग वन बनाएंगे। उसके बाद हम जो है स्टेटमेंट की जो ये एसेट और लाइबिलिटीज़ और इक्विटी की फिगर्स हैं इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे, और उसके बाद एडजस्टमेंट्स कर कर अपने टोटल्स की तरफ चलेंगे। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हम आंसर डेवलप करेंगे। तो एंटिटी का नाम है यासिर लिमिटेड। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं एज एट 30 जून 2016। तो सबसे पहले हमें ऑब्वियसली नॉन करंट एसेट्स को रिफ्लेक्ट करना होगा। उसके बाद हमने करंट एसेट्स को भी रिफ्लेक्ट करना है। क्वेश्चन में स्टॉक इन ट्रेड, अदर करंट एसेट और कैश एट बैंक गिवन है। फिर इक्विटी का सेक्शन बनेगा। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज, और उसके बाद करंट लाइबिलिटी। तो ये टिपिकल जस्ट हमने अभी हेडिंग्स लिखी हैं, जैसे जैसे आइटम्स आते जाएंगे उनको हम अकॉर्डिंगली नोट करते जाएंगे। अब हमने वर्किंग्स का फॉर्मेट बनाना है। तो हमारी पहली वर्किंग जो होती है दैट इज़ ग्रुप स्ट्रक्चर। जो हमारी सेकंड वर्किंग होती है वो नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी के बारे में होती है एट एक्विजिशन, एट पोस्ट एक्विजिशन और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर। उसके बाद हमारी जो थर्ड वर्किंग है वो गुडविल पर होती है। फोर्थ वर्किंग हम बनाते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पर। और फिफ्थ वर्किंग ग्रुप रिटेन अर्निंग्स या ग्रुप रिजर्व्स।
तो इन वर्किंग्स को का फॉर्मेट भी हमने ब्रीफली जस्ट नाम मेंशन कर लिया है। सबसे पहले हमें वर्किंग वन बनानी है, तो हमें सब्सिडरी का नेम, एक्विजिशन डेट, पेरेंट की ऑनर एनसीआई और पेरेंट की ऑनरशिप, और गुडविल का मेथड, ये 5 आइटम्स जो हैं हमें रिफ्लेक्ट करने होते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास ये डाटा क्या कहता है। तो पहली बात तो ये कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है उसमें हमें एक्विजिशन डेट भी दी हुई है। एंटिटी का नाम तो है बिलाल लिमिटेड, डेट है विच मीन्स के 2 ईयर्स हो चुके हैं एक्वायर किए हुए। परसेंटेज बताई हुई है 75%, जिसका मतलब है कि एनसीआई का शेयर 25% है। और गुडविल का मेथड, क्योंकि ये बताया है कि एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं, तो इसका मतलब है कि गुडविल का मेथड फुल गुडविल है। तो वर्किंग वन के अंदर हम सब्सिडरी का नाम मेंशन कर सकते हैं, बिलाल लिमिटेड। डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 जुलाई 2014, 2 साल हो चुके हैं। उसके बाद परसेंटेज की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली हमें परसेंटेज 75% बताई हुई है। बाकी जो एनसीआई का होगा दैट इज़ 25%। और गुडविल का मेथड हमें गिवन है कि फेयर वैल्यू पर है, विच मीन्स के इट इज़ फुल गुडविल मेथड। तो ग्रुप स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने के बाद हम क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास फिगर्स अवेलेबल हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो सबसे पहले एसेट साइड की फिगर्स को जो है इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो हमारे पास जो फिगर्स गिवन हैं उसमें आप देख रहे हैं एसेट साइड पर फिक्स्ड एसेट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है, तो हम नेट वैल्यू लेंगे। वन एटी एंड 470। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 180 एंड 470। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन बीएल है, यानी गुडविल कैलकुलेट करने के लिए 675। उसके बाद लोन टू बीएल है, ये अल्टीमेटली इसको 16 पे। उसके बाद हमारे पास आइटम्स हैं स्टॉक इन ट्रेड, अदर करंट एसेट्स और कैश एट बैंक के। तो क्योंकि कैश इन ट्रांजिट वगैरह भी है, स्टॉक का भी एडजस्टमेंट दी हुई है रियलाइज प्रॉफिट की, तो अदर करंट एसेट पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है जो क्वेश्चन की रीडिंग में हमने देखी। तो ये 3 आइटम्स हम एक साथ मेंशन कर लेंगे। सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड गिवन है 160 प्लस 150, अदर करंट एसेट्स गिवन है 71 प्लस 50, और कैश एट बैंक गिवन है 63 प्लस 151। इसके बाद दूसरी साइड पर आते हैं, तो पेरेंट का शेयर कैपिटल 750 गिवन है। इसको हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर मेंशन कर देंगे। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग जो है ये मेंशन किया। और शेयर कैपिटल तो एक्विजिशन डेट पर भी सेम होता है। पेरेंट की रिटेन अर्निंग ग्रुप रिजर्व में, जो लोन है हमारा कैंसिल होगा बेसिकली 12 का, तो लोन फ्रॉम वायल के तौर पर इसको भी मेंशन कर देते हैं नॉन करंट।
इसके बाद क्रेडिटर एंड अदर लाइबिलिटीज दी हुई हैं। तो इनको भी हम मेंशन कर देते हैं 75 एंड 51। तो हमारे दो स्टेप हो गए कि हमारा फॉर्मेट भी बन गया और हमारी जो मेन स्टेटमेंट्स थी उनकी फिगर इनकॉर्पोरेट हो गई। अब हमें वन बाय वन एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं और इसके इफेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। On 1st July 2014, Weil acquired 75% shares of BL at rupees 18 per share. On the acquisition date, fair value of BL net asset was equal to its book value, except for an office building whose fair value exceeded its carrying value by rupees 12 million. तो ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है जो हमें एक्विजिशन डेट पर करनी है। और बोथ कंपनीज प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 5% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी होगी और 2 साल हो चुके हैं एक्विजिशन को, तो 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी रिकॉर्ड होगा। तो वर्किंग टू के अंदर, क्योंकि ये सब्सिडरी का एसेट है, तो वर्किंग टू के अंदर इसका इफेक्ट इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, जो वैल्यू ज़्यादा है वो 12 से ज़्यादा है। फिर इसकी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो 12 पे 5% के हिसाब से 2 ईयर्स हो चुके हैं, तो दैट वुड बी 1.2। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर जो नेट इफेक्ट होगा नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट वुड बी 10.8। और जितना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर इफेक्ट होगा उतना ही इफेक्ट हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर भी रिफ्लेक्ट हमें करना होगा। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर हम एसेट ऐड कर देंगे नेट 10.8 से। बेसिकली आप इसमें 12 का एसेट ऐड करके 1.2 की डेप्रिसिएशन लेस कर दें, यानी दो अलग अलग एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं और एक नेट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। हमारी सेकंड इंफॉर्मेशन है कि ईयर वाइज नेट प्रॉफिट ऑफ बोथ कंपनीज आर गिवन बिलो। तो ईयर वाइज जो नेट प्रॉफिट हमें दोनों कंपनीज का दिया हुआ है उसमें वायल यानी पेरेंट का भी दिया हुआ है और सब्सिडरी का भी दिया हुआ है। हमारे लिए जो रेलिवेंट है वो सब्सिडरी का है, क्योंकि जो प्री और पोस्ट एक्विजिशन फाइंड आउट करना होता है वो सब्सिडरी के लिए करना होता है, एक्वायरर के लिए नहीं, यानी पेरेंट एंटिटी के लिए नहीं। तो हम 11 और 168 की फिगर ध्यान में रखेंगे। लेकिन जब हम पोस्ट एक्विजिशन की बात कर रहे हैं तो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट की वजह से बढ़ते हैं तो डिविडेंड की वजह से कम भी होते हैं। तो हम इंफॉर्मेशन नंबर 4 को भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो बीएल ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया था 12% का ईयर 2015 में, लास्ट ईयर। तो वो तो रिकॉर्ड हुआ होगा। और फाइनल डिविडेंड 20% का ईयर 2016 का है, जिसके ईयर एंड पर हम बना रहे हैं। तो फाइनल डिविडेंड तो एजीएम के टाइम पर अप्रूव होता है और तब रिकॉर्ड होता है, तो इसको अभी हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे। तो हम प्रॉफिट्स और वो डिविडेंड जो अब तक रिकॉर्ड होना बनता है उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये इम्पैक्ट भी हमें वर्किंग टू के अंदर लेना है कि प्री और पोस्ट एक्विजिशन को सेपरेट करें। तो इस इम्पैक्ट को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक सब वर्किंग बना लेते हैं, वर्किंग 2.1। हमारे पास प्रॉफिट्स हैं 11 + 168 के, दैट वुड बी 179। और डिविडेंड हमने सिर्फ वो लेना है जो अब तक रिकॉर्ड होना बनता है। फाइनल डिविडेंड ऑफ 2016 वुड बी एक्चुअली रिकॉर्ड रिकग्नाइज्ड इन 2017 एजीएम टाइम। तो शेयर कैपिटल 500 मिलियन का, इसका 12% हमें रेट दिया हुआ है, दैट वुड बी 60। और नेट हमारे पास जो पोस्ट एक्विजिशन है वो आ जाएगा 119। तो 119 की फिगर हमें जब पता चल गई तो टोटल में से पोस्ट एक्विजिशन माइनस कर दें तो आपके पास प्री एक्विजिशन आ जाएगा, दैट इज 139। इसके बाद थर्ड इंफॉर्मेशन देखते हैं कि द फॉलोइंग इंटरकंपनी सेल्स वर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2016।
जो सेल्स हुई हैं एक दूसरे को वो तो कैंसिल होती हैं, लेकिन वो प्रॉफिट और लॉस के अंदर कैंसिल होंगी, तो वो अभी हम नहीं बना रहे, हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं। तो हम क्लोजिंग स्टॉक यानी इन्वेंट्री के अंदर इंटरेस्टेड होंगे। तो वाईएल ने जो बीएल को सेल की हैं वो हैं 20 की, और इसमें प्रॉफिट जो है वो 30% ऑन कॉस्ट है। तो इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, इसमें सेलर जो है वो बेसिकली वाईएल यानी पेरेंट एंटिटी है, तो ये वर्किंग 5 के अंदर इम्पैक्ट होगा। ट्वेंटी पे क्योंकि मार्कअप है, 30/130 से हमारे पास प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी जो अनरियलाइज्ड है, दैट इज 4.62। साथ ही हम सब्सिडरी वाला इफेक्ट लेते हैं जिसमें सब्सिडरी सेलर है, तो अमाउंट है 32, और इसमें 15% ऑन सेल दिया हुआ है यानी मार्जिन दिया हुआ है, तो इसको वर्किंग 2 में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें 15/115 नहीं करेंगे, डायरेक्ट 15% लेंगे क्योंकि ये सेल्स की फिगर पे सिंपल परसेंटेज अप्लाई होनी है, मार्जिन है। 32 का 15% वुड बी 4.8। तो ये इम्पैक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर भी होगा। अब इन्वेंट्री पे एक जगह हमारा 4.8 का इफेक्ट है और एक जगह हमारा 4.62 का इफेक्ट है। ये दोनों इफेक्ट हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इन्वेंट्री में भी इनकॉर्पोरेट करने हैं ताकि डबल इफेक्ट कंप्लीट हो और हमारी स्टेटमेंट्स टैली रहें। 4th इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 5th इन्फॉर्मेशन की तरफ आते हैं। द लोन वाज ग्रांटेड बाय वाईएल टू बीएल ऑन 1 जुलाई 2014 यानी 2 years ago and carries interest rate of 12% payable annually. द प्रिंसिपल इज रीपेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज़ 4 million ईच। तो वो जो हम 12 और 16 का डिफरेंस देख रहे हैं, तो वो 4 million की एक इंस्टॉलमेंट के साथ भी मैच कर रहा है। ऑन 30 June 2016 बीएल इशूड अ चेक ऑफ 5.92 million which was received by YL on 2 July 2016. No interest has been accrued by YL. अब यहाँ पर दो इश्यूज हैं। एक बात तो ये है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो वाईएल ने अभी तक इंटरेस्ट की अक्रूवल रिकॉर्ड नहीं किया, तो उन्हें इंटरेस्ट का अक्रूवल रिकॉर्ड करना चाहिए। जब वो इंटरेस्ट का अक्रूवल रिकॉर्ड कर लेंगे तो फिर उन्हें कैश इन ट्रांजिट भी रिकॉर्ड जो है उसका इम्पैक्ट भी हमें इनकॉर्पोरेट करना होगा। जब दोनों चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो तीसरी चीज़ लोन क्योंकि इंट्रा ग्रुप है तो उसको कैंसिल भी करना होगा। तो इसमें हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना है, इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना है, कैश इन ट्रांजिट का इफेक्ट रिकॉर्ड करना है, और उसके बाद जो इंट्रा ग्रुप बैलेंस है उसको कैंसिल करना है। तो इसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि पेरेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो पेरेंट की इनकम इस पर रिकॉर्ड करते हैं। 1.92 का इंटरेस्ट, जिस तरह 4 और 5.92 का डिफरेंस दिया हुआ है, तो वो इम्पैक्ट यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हमारा होता है। तो जब इंटरेस्ट ऑन लोन रिकॉर्ड होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि एक तरफ तो जो है ग्रुप इनकम रिकॉर्ड करेगा, दूसरी तरफ वो अपना लोन का बैलेंस या रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ा देगा। तो उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये अल्टीमेटली क्योंकि कैश इन ट्रांजिट है ऑलरेडी, तो हम इंटरेस्ट के पैसों को रिकॉर्ड कर लेते हैं कैश में। इसके बाद 4 की इंस्टॉलमेंट भी इन प्रोसेस है, तो वो भी कैश इन ट्रांजिट रिकॉर्ड हो जाएगा, और उतने पैसे लोन टू बीएल में से रिसीव कंसीडर होंगे। तो दो इम्पैक्ट हो गए हमारे। 4 से होगा यहाँ पर इम्पैक्ट 1.92 का इफेक्ट और 4 का इफेक्ट जो इंस्टॉलमेंट का है। इसके बाद हमने कैंसिलेशन करनी है, तो 12 का बैलेंस है, 12 - 12 ये अमाउंट हमारी ज़ीरो हो जाएगी। और इसी तरीके से जब यहाँ से भी हम कैंसिल करेंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगी। तो 16 में से 4 जो है वो कैश इन ट्रांजिट रिकॉर्ड होने की वजह से ख़त्म हो गया, और 12 जो है वो लाइबिलिटी के साथ कैंसिल हो गया। ये टोटल इम्पैक्ट आ गया। अब इंफॉर्मेशन नंबर 6 देखते हैं।
तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है और शेयर प्राइस 15 है एट द एक्विजिशन डेट, तो इसको यूज़ करते हुए एनसीआई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जो कि वर्किंग 3 और 4 में यूज़ होती है। तो सब्सिडरी के जो शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, 500 मिलियन का कैपिटल है, विच मीन्स के जो शेयर्स हैं वो 50 मिलियन शेयर्स हैं, 25% एनसीआई के शेयर हैं और 15 रुपीज़ पर शेयर वैल्यू है एक्विजिशन डेट पर। तो 50 मिलियन इंटू 25% इंटू ₹15 हमारे पास एनसीआई की फेयर वैल्यू आ जाती है, दैट इज़ 187.5। सेम अमाउंट हमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के अंदर भी रिफ्लेक्ट करनी है, 187.5। फिर इम्पेयरमेंट का बताया हुआ है कि 10% इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी है। तो इम्पेयरमेंट की वैल्यू हमें तब पता चलेगी जब हम बेसिकली गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी हम सिर्फ मेंशन कर देते हैं कि 10% हमने इम्पेयरमेंट चार्ज करनी है, क्योंकि फुल गुडविल है तो इम्पेयरमेंट का इफेक्ट एनसीआई और ग्रुप की रिटेन अर्निंग दोनों पर जाएगा। तो हम क्योंकि क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है उसको इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, तो अब टोटल्स की तरफ चलते हैं और टोटल्स में वर्किंग से स्टार्ट करते हैं। वर्किंग 1 का तो टोटल हमें नहीं कोई भी रेलिवेंट होता, तो वर्किंग 2 का टोटल करते हैं। एक्विजिशन डेट पर हमारा टोटल आ रहा है 651, पोस्ट एक्विजिशन का टोटल आ रहा है 113 और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर टोटल आ रहा है 764। इसमें से जो हमारा रेलिवेंट टोटल है वो ये 651 की अमाउंट है जो हमें गुडविल कैलकुलेट करने में यूज़ होगी। तो पहले हम अपनी इन्वेस्टमेंट और एनसीआई की वैल्यू का एग्रीगेट ले लेते हैं, दैट इज़ 862.5। इसमें से हमने लेस करना है नेट एसेट्स एट एक्विजिशन को, दैट इज़ दिस 651 फिगर। तो ये फिगर हम वर्किंग 2 से लेंगे और लेस कर देंगे, तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी 211.5। इसका 10% हमने इम्पेयरमेंट चार्ज करनी है 21.15। तो जब हम इम्पेयरमेंट कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग गुडविल जो हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो करनी है वो भी पता चल जाती है 190.35। लेकिन अब इम्पेयरमेंट के भी दो इफेक्ट्स देने हैं। तो एक इफेक्ट तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को आएगा कि ये जो 1.15 है इसका 25% शेयर जो है, जो एन परसेंटेज है, वो एनसीआई को इफेक्ट करेगा। और जो इसका बाकी 75% पोर्शन है वो पेरेंट को यानी ग्रुप रिटेन अर्निंग को इफेक्ट करेगा। तो 21.15 का इफेक्ट एनसीआई में और ग्रुप रिटेन अर्निंग में 25% एंड 75% रिस्पेक्टिवली इनकॉर्पोरेट होगा। अब वर्किंग 4 कंप्लीट करते हैं। तो हमें पोस्ट एक्विजिशन में एनसीआई का शेयर लेना है। पोस्ट एक्विजिशन हमारे पास है 113 का 25% लेंगे, दैट वुड बी 28.25। तो टोटल हमारे पास एनसीआई आ जाएगा 210.46। इसके बाद हमने ग्रुप रिटेनिंग को फाइनल करना है। तो पोस्ट एक्विजिशन का जो है ये अमाउंट 113, इसका 75% पेरेंट का हिस्सा है, दैट वुड बी 84.75। तो हमारा टोटल आ जाएगा 406.19। तो जो वर्किंग 345 की फिगर है ये हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इनकॉर्पोरेट करेंगे। सबसे पहले हम गुडविल ले लेते हैं फ्रॉम वर्किंग 3, दैट इज़ 190.35। उसके बाद हम ग्रुप की रिटेन अर्निंग ले लेते हैं वर्किंग 5 से 406.19 और फिर हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ले लेते हैं वर्किंग 4 से, दैट इज़ 210.46। तो जब हमने वर्किंग्स का डाटा इनकॉर्पोरेट कर लिया तो अब हमने सिंपली टोटल्स की तरफ चलना है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का टोटल करते हैं, नॉन करंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा हमारे पास, इन्वेंट्री का टोटल, अदर करंट एसेट्स का टोटल और कैश एट बैंक का टोटल। करंट एसेट्स का टोटल कर सकते हैं अब हम, और हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाते हैं 1492.65 के।
इसके बाद हम इक्विटी का टोटल कर लेते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ तो ज़ीरो ही हैं, करंट लाइबिलिटीज़ में फर्दर कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो सिंपली इनका टोटल होगा 126,136.65 प्लस 126 एंड दिस ज़ीरो, ये टोटल बनता है 1492.65। तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो टैली भी हो जाती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।